हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शशिकांत आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो विषय हम लोग पढ़ेंगे मेन रूप से, आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था होता क्या है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाता है। यानी राज्य व्यवस्था किसी सिस्टम ऑफ स्टेट के बारे में कहते हैं, किसी सिस्टम का स्टडी करना क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। और भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब भारतीय राज्य के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाता है। देखो, प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक कंट्री का अपनी व्यवस्था होता है। उस व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना उस देश का पार्टिकुलर क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में स्टडी करना भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाता है। आज का मेन विषय जो हमारा है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट शुरू करने के पहले जो हम लोग जो मुख्य बातें करेंगे, उस फंडामेंटल राइट में सबसे पहले हम लोग संविधान की बात करेंगे। अगर बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में हमें 4 तरह की बातें की गई है। पहली जो बातें की गई है उसको कहते हैं हम लोग प्रस्तावना। प्रस्तावना आने की उद्देश्य का, भारतीय संविधान का ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की गई है। दूसरी जो बातें की गई है शेड्यूल्स के बारे में बातें की गई है, अनुसूचियां के बारे में बातें की गई है। और थर्ड जो बातें की गई है पार्ट के बारे में, यानी भाग के बारे में। और फोर्थ जो है आर्टिकल्स के बारे में, अनुच्छेद के बारे में। तो भारतीय संविधान में हम मुख्य रूप से जो 4 बातें मैंने कहा, प्रस्तावना, और दूसरा जो है अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स के बारे में, और थर्ड जो मैंने कहा भाग यानी पार्ट के बारे में, और फोर्थ जो हमने बातें करेंगे वो अनुच्छेद के बारे में यानी कि आर्टिकल्स के बारे में। देखो कि सबसे पहले भारतीय संविधान का दर्शन के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की दर्शन यानी कि भारतीय संविधान का दर्शन। देखो, संविधान में, भारतीय संविधान में 4 ऐसे चैप्टर हैं जिसको भारतीय संविधान का दर्शन कहते हैं। पहले जो चैप्टर है जिसे हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, दूसरा जो है फंडामेंटल राइट है, थर्ड जो है डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फोर्थ जो हमारा है फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। आज जो मेन जो टॉपिक हमें पढ़ना है फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ना है, मूल अधिकार के बारे में, या इसे कई बार मौलिक अधिकार भी कहते हैं, यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान का दर्शन कहलाता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है सिर्फ हमारे पेपर के दृष्टिकोण से, चाहे एग्जामिनेशन किसी का भी हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, उसके लिए ही खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के विकास के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके बिना हम अपने सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मूल अधिकार हमारे जीवन का वह अधिकार है जिसके बिना हम अपने सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, और उस अधिकार को क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। जितने भी सिविलाइज स्टेट है, जितने भी सब राज्य है, अपने नागरिकों को कुछ कंपलसरी अधिकार प्रोवाइड करता है, अनिवार्य रूप से कुछ अधिकार देता है। उस अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। तो मूल अधिकार का डेफिनेशन समझ में आया। मूल अधिकार वह अधिकार है जिसके बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। जितने भी सिविलाइज स्टेट हैं, जितने भी सब राज्य हैं, अपने नागरिकों को कुछ कंपलसरी अधिकार प्रोवाइड करता है, वह अधिकार मूल अधिकार कहलाता है। क्लियर हुआ। अब मूल अधिकार के बारे में हमने देख लिया कि मूल अधिकार क्या होता है ना। अब इसकी कुछ बेसिक बातें देखते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में मेंशन है। भारतीय संविधान के भाग 3 हमें क्या बताता है, मूल अधिकार के बारे में बताता है, यानी फंडामेंटल राइट के बारे में बताते हैं। आर्टिकल्स 12 to 35 यानी कि 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार बिल ऑफ राइट से लिया गया है, इंस्पायर्ड फ्रॉम द बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में
जो मूल अधिकार है उसे बिल ऑफ राइट कहा जाता है, क्योंकि उसने मूल अधिकार एक बार में नहीं बल्कि एक से लेकर के जो 10वां संविधान संशोधन है जिसे बिल ऑफ राइट कहते हैं, उसके तहत यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नागरिकों को मूल अधिकार प्रोवाइड किया गया। तो हमारा भी मूल अधिकार यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इंस्पायर्ड है। क्लियर हुआ पॉइंट। आगे हम बात करते हैं, कुछ बेसिक बातें और भी देखते हैं। मूल अधिकार हमें क्या देता है? तो मूल अधिकार हमें राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कराता है। यानी कि भारत में मूल अधिकार से क्या मिलता है? तो भारत में मूल अधिकार से हमें राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना किया गया है, ताकि सभी व्यक्तियों को बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, है ना, बहुत सारे अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार, ये सभी अधिकार क्या कहलाता है? मूल अधिकार कहलाता है। क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट। आगे हम बात करते हैं कि मूल अधिकार नागरिकों के लिए जहां पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वही राज्य के लिए ये निगेटिव है। राज्य के लिए निगेटिव क्यों है? प्रश्न उठता है, स्टेट के अगेंस्ट में क्यों दिया गया फंडामेंटल राइट? क्योंकि राज्य कहलाने के लिए कितने ऑर्गन्स होनी चाहिए? आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि राज्य कहलाने के लिए राज्य के पास 4 अंग होना जरूरी है। क्या क्या होना जरूरी है? राज्य के पास भूभाग होना जरूरी है, जनसंख्या होना जरूरी है, सरकार होना जरूरी है और संप्रभुता होना जरूरी है ना। तो देखो, राज्य का एक्सप्रेशन कौन करता है? हमेशा गवर्नमेंट करता है। अब हर एक देश में अपने तरह की सरकारें हैं, कई तरह की सरकारें हो सकते हैं, कई प्रकार के सरकारें हो सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? लोगों के अधिकार को कम करने का प्रयास करता है। इसलिए नागरिकों के पास कौन से अधिकार दिया गया है? मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, ताकि गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, आपके पास विरोध करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि आपके उसके अगेंस्ट में दिया गया है। इसलिए राज्य का क्या है? नकारात्मक होता स्टेट के लिए। नकारात्मक इसलिए भी है क्योंकि मान लीजिए स्टेट नहीं देना चाहता, यानी गवर्नमेंट नहीं देना चाहता है, फिर भी आपके पास क्या है? एक कंपलसरी अधिकार है, आप लड़ करके ले सकते हैं, है ना। क्लियर हुआ। देखो कि जो हमारा मूल अधिकार है वो कंपलसरी अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार वायलेट होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार वायलेशन होता है, किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार वायलेट होता है, तो उस व्यक्ति के पास एक कंपलसरी अधिकार है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने का अधिकार रखता है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मूल अधिकार का गार्जियन बनाया गया है, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर बनाया गया है, संरक्षक बनाया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति का मूल अधिकार को संरक्षण किया जाए, यानी कि प्रोवाइड करवाया जाए, उसके अधिकार को प्रिजर्व रखा जाए, और जिसने भी उसके अधिकार को हनन किया है उसके अगेंस्ट कार्रवाई किया जाए। तो क्लियर हुआ कि मूल अधिकार कंपलसरी अधिकार है। अगर वायलेट होता है तो व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने का अधिकार है। अब बात करते हैं कि जो हमें मूल अधिकार है वो 6 प्रकार के अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? यानी 6 वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार है। जबकि हम ओरिजिनल संविधान की बात करें तो ओरिजिनल संविधान में हमें 7 प्रकार दिए गए हैं, जो कि वर्तमान समय में 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। पहला, अनुच्छेद 14 से 18 हमें समानता का अधिकार है, यानी एवरीवन इक्वल, इक्वालिटी की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 इस स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 23 एंड 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को शोषण होता है तो उसके अगेंस्ट जाने का अधिकार उसे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता, हाई कोर्ट जा सकता है ना, अपने अधिकार को मांगने के लिए। फोर्थ जो हमारा है वो संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक स्वतंत्रता हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसका मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से
धर्म अपनाने का अधिकार है, अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को पालन करने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है ना, उसको प्रोपेगेशन करने का अधिकार है, प्रोपेगेट करने का अधिकार है, लेकिन वो स्वेच्छा से होनी चाहिए, स्वविवेक पर आधारित होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के पास ये फंडामेंटल राइट है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को अपना जीवन मतलब उस धर्म को अपना सकता है, नहीं मान सकता, वो उसका इंडिविजुअल है, उसका धार्मिक स्वतंत्रता है। पांचवा जो हमारा अधिकार है वो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए। देखो कि जितने भी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, जिसकी संख्या माइनॉरिटीज में है, उसको सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं और ये बातें आर्टिकल 29 और 30 में उपलब्ध है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक में जो बातें आपको अधिकार दिए गए हैं उसका ट्रीटमेंट भी दिया गया, उपचार भी दिया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 के तहत उसे सुप्रीम कोर्ट के पास उपचार मिल सकती है, ट्रीटमेंट मिल सकती है। तो जो भी अधिकार दिए गए हैं उसका संवैधानिक उपचार भी दिए गए हैं और वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास यानी न्यायपालिका के पास है, आर्टिकल 226 के तहत उसे हाई कोर्ट के पास है। अब देखो कि पेपर में जो हमें आना है 1 बाय 1 आना है सीरीज में, आने अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 1 बाय 1 देखेंगे, इंडिविजुअल देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में ही से आएगा, कई बार मेंस में भी लिखने के लिए आएगा, पीटी में भी लिखने के लिए आएगा, तो जिसके अकॉर्डिंग आए आप पेपर में करने का प्रयास करेंगे। हम 0 लेवल से हाई लेवल तक करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में हम राज्य की परिभाषा की बात करते हैं। राज्य की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात उठती है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 12 अधिकार आपको किसने दिया? स्टेट ने दिया। तो स्टेट अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि मैं क्या हूं और क्या अधिकार प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग राज्य वह कानूनी संस्था है, यानी राज्य एक लीगल एंटिटी है जिसे कानून बनाने का अधिकार, कानून को अनुपालन करवाने का अधिकार यानी क्रियान्वित करने का अधिकार और नहीं पालन करने के लिए दंड देने का प्रावधान है, वह राज्य है। स्टेट इज ए लीगल एंटिटी टू फ्रेम द लॉ, इंप्लीमेंट द लॉ, जुरिडिक्शन ऑफ द लॉ, यानी राज्य कानूनी संस्था है जिसे कानून बनाने का अधिकार, कानून को क्रियान्वित करने का अधिकार और कानून को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है, वह राज्य है। देखो कि यहाँ पर 2 डिफिनेशन की बात करेंगे। एक तो अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग हमने बात ही कहा कि राज्य क्या होता है। दूसरा जो डेफिनेशन हम यहाँ पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग स्टेट क्या होता है, तो मैंने पहले भी चर्चा किया कि पॉलिटिकल साइंस स्टेट के अकॉर्डिंग राज्य कहलाने के लिए राज्य के पास 4 ऑर्गन्स होना जरूरी है, 4 अंग होना जरूरी है। राज्य होने के लिए भूभाग होना जरूरी है, जनसंख्या होना जरूरी है, सरकार होना जरूरी है और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें कि संप्रभुता होना जरूरी है। देखो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राजनीति विज्ञान के अकॉर्डिंग सिर्फ भूभाग हो जाना, जनसंख्या हो जाना, सरकार हो जाना राज्य का डेफिनेशन नहीं है। तो राज्य कहलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग राज्य के पास संप्रभुता होना जरूरी है। पॉलिटिकल दृष्टिकोण से इंडिया को 28 राज्य और 8 यूटी में केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान समय में डिवाइड है। तो देखो ये राज्य को पॉलिटिकल दृष्टिकोण से जरूर डिवाइड किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को सुगम बनाने के लिए जरूर डिवाइड किया गया है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये राज्य नहीं कहलाता है। पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग राज्य का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भारत एक राज्य है, इंडिया इज स्टेट। कभी वीजा बनाए होगे या वीजा में कभी देखेंगे क्या लिखा होता है, रिपब्लिक स्टेट ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य, यानी भारत एक गणराज्य है, भारत के पास रिपब्लिक प्राप्त है, भारत के पास सोवरेनिटी प्राप्त है। तो संप्रभुता क्या होता है? राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जिसे बाह्य एवं आंतरिक रूप में राज्य को स्वतंत्र करता है, राज्य को किसी भी प्रकार के कानून बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि भारत
आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र है और किसी भी प्रकार का कानून बनाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए वो स्वतंत्र है। इसलिए भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत का जो 28+8 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, यानी राजनीतिक दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से वो राज्य नहीं कहलाता है, क्योंकि इसके पास संप्रभुता की कमी है। अब हम बातें करते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। देखो कि अनुच्छेद 13 हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अनुच्छेद 13 हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कई बार अनुच्छेद 13 के बारे में कहा जाता है क्रांतिकारी अनुच्छेद कहलाता है। क्रांतिकारी यानी क्रांति करने वाला अनुच्छेद कहलाता है। देखो संविधान में या कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में और कई सारे ऐसे डिफिनेशन आए, कई सारे ऐसे मैटर आए, और जिसका निवारण जो है अनुच्छेद 13 के तहत किया गया है। राज्य के पास विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में जो शक्तियों का सामंजस्य है, शक्तियों के लिए कई बार विवाद उत्पन्न हो जाती है, और उसका एक सबसे बड़ा रोल अनुच्छेद 13 का है। अनुच्छेद 13 है क्या, सबसे पहले समझने का प्रयास करें। कोई भी कानून जो मूल अधिकार के विपरीत होगा, न्यायपालिका को उसे अमान्य घोषित करने का अधिकार है। कोई भी कानून किसके अगेंस्ट होनी चाहिए? फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होनी चाहिए। न्यायपालिका के पास क्या अधिकार है? उस कानून को कैंसिल करने का अधिकार है। इफ एनी लॉ इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट देन जुडिशली कैन बी डिक्लेयर एवॉइड इट, यानी इस कानून को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। तो सबसे बड़ा विवाद का कारण यहाँ जो है एनी लॉ है। एनी लॉ, एनी लॉ का मतलब कोई भी कानून। अब देखो कोई भी कानून का अर्थ दो तरीके से होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, जिसे वर्तमान समय में हम लोग क्या कहेंगे? संसद कहेंगे। यानी विधायिका कानून बनाती है, यानी संसद कानून बनाती है, सिंपल लिखे संसद। दूसरा यहाँ पर न्यायपालिका है। न्यायपालिका का काम क्या है? अगर वो कानून को मूल अधिकार के विपरीत है तो उसे कैंसिल करने का अधिकार है। अब देखो न्यायपालिका के अकॉर्डिंग हमारे देश में लगभग में 4 तरीके से कानून बनाई जाती है। पहली जो कानून, पहला जो टाइप है, पहला जो भाग है जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, जिसे ऑर्डिनरी लॉ कहते हैं, साधारण कानून कहते हैं। यानी कोई भी कानून संसद सिंपल बहुमत के द्वारा, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा 50%+1 के तहत लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति की सहमति से कानून बनाई जा सकती है, और ऐसे कानून को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी कानून कहते हैं। दूसरी प्रकार के जो कानून होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है, और ये अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत दिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर करके, अध्यादेश जारी कर करके, वो कानून मैक्सिमम कितने महीने तक वैलिड होता है? 6 महीने तक वैलिड होता है। कानून बनाया जा सकता, ऑर्डर दिए जा सकते हैं। थर्ड प्रकार से जो कानून बनाई जा सकती है वो कार्यपालिका आदेश होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। कार्यपालिका आदेश यानी गवर्नमेंट का आदेश या प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक तरह से जो भी आदेश होता है वो भी कानून का रूप माने जाते हैं, वो भी कई बार कानून का रूप ले लेते हैं। तो हमने अभी और फोर्थ जो हमारा है, और फोर्थ जो हमारा चर्चा करने का जो आज जो हमारा सब्जेक्ट है, वो फोर्थ वाला हमारा जो विषय है वो हमारा है संविधान संशोधन। कई बार हमारे संविधान संशोधन कर करके भी कानून बनाए जा सकते हैं। संविधान संशोधन करके कानून बनाए जा सकते हैं, यानी कि संविधान में संशोधन करके कानून बनाए जा सकते हैं। और संविधान में संशोधन करके कानून बनाने का 2 प्रक्रिया है हमारे पास। एक होता है साधारण संविधान संशोधन, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा है ना, राष्ट्रपति के सहमति से उस कानून को आने से संविधान में संशोधन कर करके कानून बनाई जा सकती है। दूसरी जो हमारे पास प्रक्रिया है संविधान संशोधन का, जिसको हम लोग कहते हैं विशेष प्रकार के संविधान संशोधन। और इस विशेष प्रकार के संविधान संशोधन के तहत जिसमें लोकसभा,
राज्यसभा राष्ट्रपति की सहमति प्लस मोर देन 50% स्टेट लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेट, यानी जिसमें 50% से अधिक राज्य भी भाग लेते हैं, जिसे विशेष प्रकार के संविधान संशोधन भी कहते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, न्यायपालिका के अकॉर्डिंग 4 प्रकार से कानून बनाए जाते हैं। पहला जो है साधारण ऑर्डिनरी लॉ, दूसरा जो है ऑर्डिनेंस पावर, थर्ड जो है एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और फोर्थ जो है संविधान संशोधन करके कानून बनाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यायपालिका के अकॉर्डिंग एनी लॉ का मतलब होता है टोटल, एनी लॉ का मतलब होता है टोटल, यानी कुल कानून, जबकि संसद का कहना है, पार्लियामेंट का कहना है एनी का मतलब होता है ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनरी लॉ और एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि संसद का कहना है एनी का मतलब पार्शियल। संसद का कहना है कि कोई भी कानून जो संविधान संशोधन के द्वारा बनाई जाए उसे न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण नहीं कर सकता है, एंड जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकता है, चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकता है। देखो कि अनुच्छेद 13 के तहत ही न्यायपालिका को किसी भी कानून को चेक एंड बैलेंस करने का अधिकार मिलता है, जांच पड़ताल करने का अधिकार मिलता है, और इसलिए मिलता है कि न्यायपालिका मूल अधिकार का संरक्षक है, गार्जियन है। तो कोई भी कानून अगर बनाई जाती है तो उसको ताकझाक करना एक प्रकार की न्यायपालिका इस ग्राउंड पे करती है कि कहीं किसी का मूल अधिकार वायलेट तो नहीं हो रहा है, किसी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो इस ग्राउंड पर चेक बैलेंस करने का अधिकार है, और इस ग्राउंड पे न्यायपालिका जो है किसी भी कानून को चेक बैलेंस करने के लिए स्वतंत्र है, जबकि संसद का कहना है कि न्यायपालिका सभी कानून को चेक एंड बैलेंस करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अगर कोई कानून संविधान संशोधन के द्वारा बनाई जाती है तो उसे चेक एंड बैलेंस करने का अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं है, जबकि न्यायपालिका ऐसा करता है या करती है। तो देखो, अभी तक सबसे ज्यादा जो विवाद हुआ है वो अनुच्छेद 13 से रिलेटेड हुआ है। जितने भी बड़े बड़े केस हुए हैं, चाहे केशवानंद भारती केस हो, मिनर्वा मिल केस हो, कई सारे संविधान संशोधन, यहां तक कि कई सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के कारण हुआ है। कई सारे सिद्धांत, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में कई सारे सिद्धांत आते हैं, थ्योरी पार्ट आते हैं, और वो थ्योरी जो है आर्टिकल 13 से रिलेटेड है, और थ्योरी जो है आर्टिकल 13 के ऊपर सुटेबल सटीक अडॉप्ट किए गए हैं। तो अनुच्छेद 13 के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा, इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी कि जो हमारा संविधान संशोधन है, कुछ महत्वपूर्ण केसेस जो हमारे जैसे गोलकनाथ केस है, गोपालन केस है, केशवानंद भारती केस है, मिनर्वा मिल केस है, मेनका गांधी केस है ना, बैंक नेशनलाइजेशन केस है, इसकी चर्चा हम लोग डिटेल से अलग से आर्टिकल 13 करेंगे, क्योंकि इस पर लेक्चर अलग से हमें 2 घंटे की कम से कम लेक्चर चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, और 2 घंटे जो है इसके महत्वपूर्ण केसेस को करने में लगेंगे, और ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर के दृष्टिकोण से ये हमें बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पेपर में आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 की बात करेंगे। अनुच्छेद 14 से 18 की बातें करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समानता का अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 14 से 18 हमें समानता का अधिकार की बात की गई है। समानता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। पार्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं, विशेष रूप से किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 14 की बात करेंगे। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। देखो, वी आर फ्रंट ऑफ द लॉ, कानून के नजरों में हम सभी बराबर हैं, कानून के सामने हम सभी एवरीवन ट्रीटेड एज इक्वल, प्रत्येक कोई क्या है, बराबर है, और कानून का जो समान संरक्षण करने वाला है उसको कुछ मायने में, और ये सिर्फ 2 व्यक्ति के ऊपर अप्लीकेबल होता है, वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल। भारत में सिर्फ 2 व्यक्ति को एक्सेप्शन में रखा गया है, वो सेकेंड पार्ट के ऊपर अप्लीकेबल होता है,
वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा जितने भी हम लोग भारतीय नागरिक हैं, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्री से लेकर के आम पब्लिक, रिक्शे वाले, ठेले वाले, है ना, गरीब अमीर, सबके ऊपर कौन सा लागू होता है? कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के फ्रंट में हम सभी बराबर हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ जहां ए ब्रिटिश संविधान का अधीन है, इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश संविधान, यानी ब्रिटिश संविधान से इंस्पायर्ड है, जहां कहता है एवरीवन शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, प्रत्येक कोई को क्या बना दिया गया है? बराबर समान अधिकार दिए गए हैं, बराबर हैं, कानून के नजर में बराबर हैं। देखो कि ब्रिटिश ने भी एक बड़े पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े स्कॉलर थे जिसका नाम था डाइकी, उनके विचार ये प्रकट किए हैं, उनके विचार से प्रेरणा लेकर के लिखा गया है। और डाइकी की एक पुस्तक थी, उन्होंने लिखा था जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ संविधान, यानी संविधान की आत्मा। और इस संविधान की आत्मा में भी इस समानता की बात करते हैं, कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं। जबकि सेकेंड जो पार्ट हमारा है, कानून का समान संरक्षण, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान का मुख्य देन है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान का जो संविधान है वो भी किसी बड़े स्कॉलर से इंस्पायर्ड है, और वो स्कॉलर का नाम है एरिस्टोटल अरस्तु। अरस्तु कहते हैं इक्वल ट्रीटेज है इक्वल, समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। एक जैसे के साथ एक जैसा व्यवहार, दूसरे जैसे के साथ दूसरे जैसे व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? ये कानून के समक्ष संरक्षण कहलाता है। और यहाँ पर भारत में सिर्फ 2 व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल होता है, 2 पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और वो पोस्ट कौन सा है? राष्ट्रपति और राज्यपाल का पोस्ट है। एक्सेप्शन में रखा गया है, अपवाद में रखा गया है। अब क्या एक्सेप्शन है? देखो कि सबसे पहली बात कि भारत के कोई भी न्यायालय में इसके अगेंस्ट केस दर्ज नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि अपने पद पे रहते हैं। इनके ऊपर क्रिमिनल केस एप्लीकेबल नहीं होता है, फौजदारी मामले एप्लीकेबल नहीं होता है ना। इनके ऊपर सिविल केस शूट किए जा सकते हैं, दीवानी मामले लाए जा सकते हैं, धन संपत्ति है ना, करप्शन के मामले लाए जा सकते हैं। उसके लिए भी इनको जो है 2 महीने पहले सूचना देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है, भारत की कोई भी पुलिस स्टेशन है ना, इनके अगेंस्ट केस दर्ज नहीं कर सकता है। न्यायपालिका इनको बाध्य नहीं कर सकता है कि कल आपको न्यायालय में उपस्थित होना है। इस तरह का कोई भी डिसीजन नहीं सुनाए जा सकते हैं। ये इनके ऊपर एक्सेप्शन में एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट समानता की। अगला जो समानता की बातें की गई है वो समानता हमारा अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 भी हमें समानता की बात करते हैं। स्पिरिट हमारा क्या है? इक्वालिटी। तो ध्यान रखेंगे, स्पिरिट हमारा समानता की बात है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे वह भेदभाव धर्म क्यों ना हो, नस्ल क्यों ना हो, जाति, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। क्लियर हुआ पॉइंट? राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, क्योंकि हमारा शुरू में ही ये कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है। तो हम समानता के अधिकार की बात करेंगे। अब देखो, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं। पहली एक्सेप्शन है कि महिलाओं और बच्चों के विशेष उपबंध करने से राज्य को प्रतिबंधित नहीं किए जा सकते। देखो कि बच्चों हो गए, चाइल्ड हो गया, महिलाएं हो गई, उसके स्पेशल प्रोविजन राज्य के पास अधिकार है कि वो ऐसा कर सकता है। और ऐसा करने में अगर कुछ ही व्यक्ति का कुछ अधिकार वायलेशन भी होता है तो वो एडजस्टेबल है, वो समानता का अधिकार भी माने जाएगा।
जैसे कि आपको भी पता है कि महिलाओं को, है ना, बहुत सारे अधिकार सोसाइटी के तहत नहीं दिए गए थे, समानता का अधिकार नहीं थे, जिसके कारण पिछड़ने का कारण बना। आज भी कई सारे बच्चों जो होते हैं वो हमारे मुख्य धाराएं में नहीं है, उनके लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकते हैं। और ऐसा करने में अगर किसी का अधिकार वायलेशन होता है तो जस्टेबल है, वो न्यायाधिकरण है, वो समानता के अधिकार के तहत ही आता है। और स्पिरिट हमारा क्या है? समानता है। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सबके साथ समानता हो। हम डिस्क्रिमिनेशन, राज्य का कर्तव्य डिस्क्रिमिनेशन पैदा करना नहीं होता है, बल्कि राज्य के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसको एलिमिनेट करना भी राज्य का ड्यूटी होता है, राज्य का अधिकार होता है। दूसरा, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ों के लिए प्रदान करने का अधिकार। देखो कि आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े वर्ग हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, उसके उत्थान करने के लिए, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए अगर राज्य के को विशेष उपबंध करना पड़े तो ये भी राज्य कर सकता है। राज्य को ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। राज्य ऐसा करने के लिए वो स्वतंत्र है और पूरी तरह से उसने स्वतंत्रता प्राप्त है। क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट? अनुच्छेद 15 क्लॉज 4, अनुच्छेद आने की आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के संदर्भ में हायर एजुकेशन मतलब उस शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वो आरक्षण की व्यवस्था 104वां संविधान संशोधन बिल था, जो वर्तमान समय में 93rd संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जानते हैं। और इसके तहत जो हायर एजुकेशन उप शैक्षणिक संस्थाओं हैं उसमें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर जॉब के लिए रिजर्वेशन की बात नहीं किया गया है, यहाँ पर शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन की बात की गई है। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में जो रिजर्वेशन दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, IIT, है ना, एम्स, ऐसे संस्थाओं में जो पढ़ने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है पिछड़े वर्ग को, और वो किसके तहत दी जाती है? अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 के तहत। और ये देने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखेंगे, अगर पेपर पास करना है तो आपको क्या ध्यान रखेंगे? इक्वालिटी लाने के लिए दिया गया है। डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि ऑलरेडी समाज में कई कारणों से डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुए थे, उसको एलिमिनेट करने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 में जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में जो पढ़ने के लिए रिजर्वेशन दी गई है, उसकी बात किया गया है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को लोक नियोजन में समान शुभ अवसर प्रदान किए गए हैं। देखो कि राज्य के पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, राज्य के पास जो भी जॉब वैकेंसी आएगी, जो भी भर्तियां आएगी, वहां पर सभी नागरिकों को, पब्लिक को क्या दिया जाएगा? इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है, इक्वल अधिकार दिया गया है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का राज्य, धर्म के आधार पर, जाति या जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर और नस्ल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता है, बल्कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है। क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट? अब देखो कि अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 किसी भी धर्म, लिंग, जन्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी नागरिक को धर्म, लिंग, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह आधार नहीं है हटाने का, डिस्क्रिमिनेशन करने का, किसी भी प्रकार का भेदभाव करने का अधिकार इस बेसिस पे नहीं किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए पब्लिक सेक्टर में जो रिजर्वेशन की बात की गई है, आने की क्लॉज अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में जो
पब्लिक सेक्टर में यानी जॉब सेक्टर में रिजर्वेशन की बात की गई है वो अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में है। रिजर्वेशन इन ए जॉब अनुच्छेद 15 क्लॉज 4, रिजर्वेशन इन ए हायर एजुकेशन अनुच्छेद 15 क्लॉज 4। क्लियर हुआ? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अब देखो कि कुछ चर्चाएं हम लोग इस पे करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे नेताओं के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही एक गर्मागर्म टॉपिक कहलाता है, हॉट टॉपिक कहलाते हैं आरक्षण, रिजर्वेशन। अब यहाँ पर दो तबके आते हैं, एक जिनको रिजर्वेशन प्राप्त होते हैं और जिनको रिजर्वेशन नहीं प्राप्त होते हैं। देखो कि इनके कई सारे समाधान निकालने का प्रयास किया गया, फिर भी आज देखें तो हमारे देश में 27% रिजर्वेशन ओबीसी क्लास के लिए, 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं, लगभग में 15% रिजर्वेशन हमारा शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% रिजर्वेशन लगभग में हमें शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये रिजर्वेशन का वर्तमान समय में डाटा है, और इस पे डिटेल हम लोग चर्चा अलग से करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर के दृष्टिकोण से अगर मेंस की बात करेंगे तो मेंस के दृष्टिकोण से अनुच्छेद 16 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। खास करके हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 की बात करेंगे, तो इसको विस्तृत रूप से कम 2 घंटे की क्लास हम लोग स्पेशल क्लासेस में इसको कंप्लीट करेंगे, और इसमें कई सारे पहलुओं को चर्चा करेंगे, मेरिट डिमेरिट्स और क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, ये सभी पहलुओं पे चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 17 की बात ही करेंगे। देखो कि अनुच्छेद 17 भी एक समानता के अधिकार की बात ही करता है, और हम जानते हैं कि हमारे समाज की सबसे ड्रॉबैक्स, कैंसर जिसको कह सकते हैं, वो क्या था? अनटचेबिलिटी था। देखो कि आज जो हम रिजर्वेशन की चर्चा कर रहे थे, वो रिजर्वेशन आज का दिन नहीं है, कई वर्षे पहले इसकी नींव रखी गई कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ, भेदभाव पैदा हुआ, और उस भेदभाव का महामारी इतना बड़ा बढ़ गया कि समाज का एक तबका दूसरे तबके से अनटचेबल समझना शुरू कर दिया, अछूत समझना शुरू कर दिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारत में इसे दंडनीय अपराध बना दी गए, और छुआछूत को निवारण करने के लिए अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत प्रतिषेध है, निषेध है, पूरी तरह प्रोहिबिटेड है इंडिया में। अनुच्छेद 17 के संदर्भ में अलग से छुआछूत निवारण अधिनियम भी बनाया गया 1955 में, जिसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में नाम बदल करके नागरिक अधिकार अधिनियम कर दिया गया 1955। नाम वही, काम वही, क्या बदला गया? टाइटल बदला गया। टाइटल क्या बदला गया? जिसे हम क्या कहते थे? छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 कहते थे, अब क्या कहते हैं? 1976 से उसे क्या कहते हैं? नागरिक अधिकार अधिनियम। एक रेस्पेक्टफुल्ली नाम है, आदर सहित नाम ले रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा महामारी था अनटचेबिलिटी, जिसे बोलने में भी शर्म आनी चाहिए। ये शब्द नाम लेने में भी बहुत अपने आप में ऑड फील होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया। और हमारे यहाँ छुआछूत किसी भी प्रकार का प्रतिषेध है, दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की घटना में संलिप्त पाए जाते हैं तो उसके लिए सजा और दंड यानी कि कारावास और फाइन, जुर्माना दोनों की व्यवस्था है। अगर वही व्यक्ति इस क्राइम के रूप में दोबारा पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से उम्मीदवार बनने से वंचित किया जा सकता है। आपको ये मत पूछ देना कि सर अगली बार क्या हो जाएगा, तो अगली बार क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका जो है हमारा डिसाइड करेगा कि अब आपको कौन सी सजा दिया जाए।
आगे बात करते हैं अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। अनुच्छेद 18 अन्य उपाधियों का देखो कि ये भी समानता लाने का ही अधिकार है, इक्वालिटी का ही अधिकार है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये भी हमारे यहाँ एक रूढ़िवादी व्यवस्था थी और इस रूढ़िवादी व्यवस्था को ब्रिटिश बहुत अच्छी तरह समझता था, मानसिकता को समझता था कि जिस भी भारतीयों को उपाधि दिया जाता था, टाइटल दिया जाता था, वो व्यक्ति जो होता था भारतीय होकर के भी इंडियन को शोषण करता था, एक्सप्लॉइट करता था। दिस इज कॉल्ड ब्लैक अंग्रेज। यही काले ब्रिटिश थे जो चमड़ी से तो इंडियन थे, है ना, भूभाग से तो इंडियन थे, लेकिन मानसिक रूप से ये ब्रिटिशर का इतना गुलाम थे कि इंडियन को ही शोषण करते थे। और यही कारण था कि इस तरह का टाइटल स्वतंत्र भारत में किसी भी प्रकार का टाइटल देने से इंडिया ने साफ मना कर दिया। राज्य किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी टाइटल नहीं देगा जो आप अपने नाम के रूप में इस्तेमाल करेंगे, अपने सर नेम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार के टाइटल राज्य नहीं देता है। इस प्रकार का कोई भी टाइटल देना प्रोहिबिटेड है, प्रतिषेध है। देखो फिर भी कुछ नागरिक बहुत अच्छे काम करते हैं। उसके लिए 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पुरस्कार सिस्टम लाया गया और यह पुरस्कार उपाधि सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं अर्जित, दूसरे को बोलते हैं प्रदत्त। अब अर्जित और प्रदत्त में क्या डिफरेंस है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अर्जित का मतलब होते हैं आप अपने खून पसीने मेहनत से जो चीजें अर्जित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आप MBBS की पढ़ाई करते हैं तो आप अपने सर नेम के रूप में डॉक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। यह पहचान है कि यह पुरस्कार आपको मुफ्त में नहीं मिला है, टाइटल के रूप में नहीं मिला है, बल्कि आपने अर्जित किया है। कल के डेट में आप PhD कर लेते हैं, है ना, तो PhD का उपाधि लेते हैं, तब पर भी आप डॉक्टर का, है ना, उपाधि लगा सकते हैं। तो ये क्या है, उपाधि के रूप में आपको, सरनेम के रूप में आपको इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। और ये सर के अर्जित जो है आप सरनेम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टाइटल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, नाम के आगे लगा सकते हैं। दूसरा मैंने चर्चा किया था प्रदत्त कन्फर्ट। कुछ ऐसे नागरिक भी होते हैं, नागरिक मैं जब कह रहा हूं तो देशी और विदेशी दोनों की चर्चाएं कर रहा हूं। तो कुछ ऐसे भी नागरिक होते हैं जो भारत का नेम फेम बहुत फेमस करते हैं, प्रसिद्धि करते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम, है ना, सचिन तेंदुलकर। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया में लोग इस काबिल हैं कि उनको कुछ पुरस्कार दिया जाए, उसको सम्मान दिया जाए, रिस्पेक्ट दिया जाए। उनको देने के लिए प्रदत्त पुरस्कार लाई गई, उपाधि लाई गई। और ये पुरस्कारी ये नागरिक पुरस्कार कहलाते हैं। ये नागरिक पुरस्कार 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो मुख्य रूप से होते हैं, जिसको हम लोग भारत रत्न कहते हैं। दूसरा जो होता है पद्म श्री जिसको कहते हैं। और थर्ड जो हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं पद्म विभूषण कहते हैं। और फोर्थ जो होता है वो हमारा होता है पद्म भूषण होता है। तो नागरिक पुरस्कार 4 प्रकार के, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। ये नागरिकों को प्रदान किया जाता है जो बहुत आउटस्टैंडिंग काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको दिया जाता है। अब पुरस्कार व्यवस्था के रूप में हम देखें तो यहाँ पर 2 नीतियाँ भी दिखाई देती है। कांग्रेस की नीति, आपको पता है कि पुरस्कार व्यवस्था कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू ही 1954 में लागू किए थे। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो नागरिक पुरस्कार व्यवस्था थी उसको हटा दिया गया। पुनः जब कांग्रेस की सरकार आई तो इस व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया। तो क्लियर हुआ। आज हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 12 के बारे में, अनुच्छेद 13 के बारे में और समानता का अधिकार 14 से 18 के बारे में चर्चाएं की विस्तृत रूप से। अब जो हम बातें करने वाले हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करने वाले हैं। स्वतंत्रता के अधिकार आप जानते हैं कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में उपलब्ध है।
और इस स्वतंत्रता की बातें करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 की बातें करेंगे। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 क्लॉज फर्स्ट के तहत नागरिकों को 6 प्रकार के मूल आने की स्वतंत्रता प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 क्लॉज फर्स्ट के तहत सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। 6 प्रकार की फ्रीडम की बात किया गया है। हाँ, 7 प्रकार का था लेकिन ये पुराना था। वर्तमान समय में हमें 6 प्रकार का ही स्वतंत्रता है, उसकी चर्चा करते हैं। राइट, तो हमने देखा अनुच्छेद 19 क्लॉज फर्स्ट में 6 प्रकार की फ्रीडम की बात की गई है। सबसे पहली फ्रीडम की बात करेंगे अनुच्छेद 19 क्लॉज फर्स्ट क्लॉज ए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो बातें करता है अनुच्छेद 19 क्लॉज फर्स्ट क्लॉज ए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको अपने विचार रखने का अधिकार, आपको भाषण देने का अधिकार, अपने विचार जिस भी माध्यम से रखना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से रखना चाहते हैं, फेसबुक के माध्यम से रखना चाहते हैं, ट्विटर के माध्यम से रखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से रखना चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से रखना चाहते हैं, आपको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी गई है। आपको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रखने की स्वतंत्रता दी गई है, न्यूज़पेपर के माध्यम से रखने की स्वतंत्रता दी गई है, भाषण दे करके रखने की स्वतंत्रता दी गई है, डायरेक्ट बोल करके रखने की स्वतंत्रता दी गई है। आप जिस भी माध्यम से अपने विचार को प्रकट करना चाहते हैं, सिग्नेचर अभियान चला कर करना चाहते हैं, है ना, न्यूज़पेपर के माध्यम से करना चाहते हैं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। क्लियर हुआ? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझ में आ गया। अच्छा, कुछ बातें और भी यहां पर ध्यान रखेंगे। राइट टू प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी क्या कहलाता है? अनुच्छेद 19 क्लॉज फर्स्ट क्लॉज ए का ही इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। यानी मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी का अभिन्न अंग कहलाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, नाम सुना होगा, आरटीआई एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। तो सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 19 क्लॉज फर्स्ट का इंट्रिंसिक पार्ट कहलाता है, आंतरिक भाग कहलाता है, इंक्लूडिंग विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये शामिल है। क्लियर हुआ? हालांकि और भी कई जगह शामिल हो सकते हैं, आगे मैं चर्चा करूंगा। अनुच्छेद 21 का भी इंट्रिंसिक पार्ट मानी जाती है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, और क्लॉज यानी अनुच्छेद 19 क्लॉज फर्स्ट क्लॉज ए का भी इंट्रिंसिक पार्ट है। दूसरा जो हमारा स्वतंत्रता की बात किया गया है, सेकेंड जो हमें फंडामेंट आने की फ्रीडम की बात किया गया है, वो बिना अस्त्र के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार। बिना अस्त्र के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार भी एक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, बिना अस्त्र का। ध्यान रखेंगे, आने की राइट टू फ्रीडम पीसफुल्ली ऑर्गेनाइज्ड विदाउट एनी आर्म। ध्यान रखेंगे, बिना अस्त्र के होना चाहिए। अब कहोगे अस्त्र लेकर के चले जाओगे तो आपकी फंडामेंटल राइट ऐसा ही खत्म होगी। आप तभी तक इस अधिकार का यूटिलाइज कर सकते हैं जब तक आप बिना अस्त्र के हैं। देखो, हमें मूल अधिकार प्राप्त है, हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता भी प्राप्त है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन भी है, नकारात्मक नहीं है। नकारात्मक का मतलब ब्लाइंड, हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। रेशनल, लॉजिकल, साइंटिफिक चीज़ों को पालन करना पड़ेगा और तभी इस चीज़ को यूटिलाइज कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो बिना अस्त्र के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। कुछ एक्सेप्शन में हो सकते हैं, जैसे हमारा सिख कम्युनिटी है। सिख कम्युनिटी आप जानते हैं कि कृपान रखते हैं, तो उनके पास 2.5 mm का, है ना, जो कृपान होता है वो रखने का अधिकार होते हैं। वहाँ जहाँ भी जाएं, शांतिपूर्वक सम्मेलन के लिए जाएं,
तब पर भी उनके पास ये रखने का अधिकार है, वो उनका रिलीजियस है। और आप जानते हैं कि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, हमारे रिलीजन को भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, इंडिविजुअल भी बहुत सारी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो रिलीजन के मामले हमारा इंडिया किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब है अनुच्छेद 19 क्लॉज फर्स्ट क्लॉज सी, सभा एवं समिति बनाने की स्वतंत्रता। सभा एवं समिति बनाने की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हमें सभा एवं समिति बनाने की स्वतंत्रता है। हम चाहें तो कोई संगठन बना सकते हैं, हम चाहें तो विद्यार्थी यूनियन बना सकते हैं, छात्र संगठन बना सकते हैं, रेलवे यूनियन बना सकते हैं, महिला यूनियन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। तो हमें सभी प्रकार की स्वतंत्रता है। सभा एवं समिति, पार्टी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। ये बहुत सारे अधिकार हमें प्राप्त है और यही कारण है कि भारत एक मल्टी पार्टी सिस्टम वाला स्टेट है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब यहाँ बहुस्तरीय पार्टी व्यवस्था है। इस बहुस्तरीय पार्टी व्यवस्था में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे रीजनल पार्टी है, बहुत सारे राज्य स्तरीय पार्टी है, बहुत सारे देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें भी कई सारे प्रकार होती हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती है, अलग अलग अपना कुछ नोशन है। तो सभी को सभा एवं समिति बनाने का स्वतंत्रता दिया गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट क्लॉज डी, भारत के किसी भी भाग में आने की जाने की स्वतंत्रता है। हमें भारत के किसी भी भाग में आने जाने की पूरी स्वतंत्रता है। यह हमारा राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 19 फर्स्ट क्लॉज ई, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी भाग में हमें निवास करने की स्वतंत्रता दिया गया है, रहने की स्वतंत्रता दी गई है। अब रहने की स्वतंत्रता दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अस्थायी निवास, दूसरा अस्थायी निवास। तो देखो कई कारणों से कई जगह परमानेंट जो लैंड है उसको खरीद फरोख्त करने के ऊपर रोक लगी है। कई सारे रीजन हो सकते हैं। अदरवाइज भारत के किसी के भाग में भी अस्थायी के रूप में आपको निवास करने की स्वतंत्रता दिया गया है। यह आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 फर्स्ट क्लॉज एफ की बात करते हैं। ये निरस्त कर दिया गया है। कई बार मैंने कहा ये कैंसिल है, क्या कैंसिल है, आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, नोट कर करके नोट में लिखवा देंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट क्लॉज जी, कोई भी व्यापार एवं वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, हमें किसी भी प्रकार का व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हम जो भी करना चाहें जीवन में, जीविकोपार्जन करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए अपन करना चाहें, सरकारी जॉब करें, है ना, तैयारी करना पड़ेगा, क्लियर है, प्राइवेट जॉब करें, क्रिकेट खेलें, क्रिकेट से अपना जीवन चलाएं, है ना, कबड्डी खेल करके अपना जीवन चलाएं, बिजनेस करें, ट्रेड एंड कॉमर्स करें, है ना, म्यूजिशियन बन जाए, डांसर बन जाए, जैसे भी अपनी जीवन को चलाना चाहते हैं वो हमारी स्वतंत्रता है। एट लिस्ट वो काम सारे प्रोहिबिटेड होंगे जो ब्लैक लिस्ट में होंगे। अब ध्यान रखेंगे, ब्लैक लिस्ट में जो नाम है उसको छोड़कर के जो भी अडॉप्ट करेंगे, राज्य किसी के जीवन में इंटरफेयर नहीं करता है कि आप यही काम करना होगा, आपको वो काम करना होगा, है ना, आपको यही बिजनेस करना होगा। आप अपनी तरीके से चूज करें और राज्य के जो कानून है उसको पालन करते हुए आगे बढ़े, आपके ऊपर कुछ दिक्कत नहीं आएगी, है ना। क्लियर हुआ है यहां तक पॉइंट। अब नोट करके लिखेंगे, एनओटी नोट। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 क्लॉज फर्स्ट क्लॉज एफ को मूल अधिकार के अध्याय से बाहर कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार, अब ध्यान रखेंगे इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार न रह कर करके एक कानूनी अधिकार बन गया है।
यानी कानूनी अधिकार संपत्ति का अधिकार बन गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A भाग 12 अध्याय संपत्ति संवाद एवं करार में सम्मिलित है। दैट मीन्स मूल अधिकार में अब संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं है। संपत्ति का अधिकार आप लीगल अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300A भाग 12 में शामिल है। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है? अगर मूल अधिकार का होता तो कंपलसरी होता। आपके पास अगर आपकी संपत्ति को राज्य लेती है, राज्य किसी प्रकार का अधिग्रहण करती है, तो आपको पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का अधिकार था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अगर राज्य आपको कई कारणों से आपकी संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अभी एक लीगल राइट है, तो प्रक्रिया की प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो लोकल कोर्ट से स्टार्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट आखिरी बार जा सकते हैं, लास्ट जजमेंट के लिए जा सकते हैं, जो कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जुडिशली प्रोसेस बहुत लंबी प्रोसेस होती है ना, खर्चीला प्रोसेस भी होती है। तो वहाँ तक जाते जाते जजमेंट लेने के लिए हो सकता है कि आप ही ना रहें, है ना। अदरवाइज गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको अधिग्रहण किया जाता है तो मुआवजा के रूप में क्या दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये गवर्नमेंट का निर्णय होता है। दूसरा सेकेंड नोट हम देखेंगे, IT एक्ट 1666A, इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मार्च 2015 के द्वारा निरस्त घोषित कर दिया गया, क्योंकि IT एक्ट 66A के तहत, जिसमें मैंने बताया था आपको शायद, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज A विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने, लिखने, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी अब हमारा क्या था, IT एक्ट के तहत कंडक्ट करवाई जाती थी, मतलब रेगुलेट होता था। उसको निरस्त घोषित कर दिया गया क्योंकि इसको कई सारे उल्लंघन का मैटर आए थे, है ना। इसमें कई सारे वायलेशन हुए थे, बहुत सारे लोगों को मूल अधिकार वायलेट हुए थे। तो IT एक्ट 2002 के द्वारा बनाए, IT एक्ट 2002 में बना था। यदि आप कोई भी वेबसाइट पे सूचना नैतिकता के विरुद्ध हो तो 2 या 3 साल की सजा दी जा सकती है। IT एक्ट में प्रोविजन था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मार्च 2015 के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।